हाँ, तो आप लोग लिख लिए होंगे और कम सर अब आपको सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 20 आपके सामने बताने जा रहे हैं। आपको इसके बारे में, इसी में आपको स्पेशल जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो फार्मूला आता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सबसे पहले एक भान हॉफ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया क्या, भान हॉफ जो है ये वाच किए सॉल्यूशनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को, और ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली उस प्रेशर की तरह वो हैंडल किए, उस प्रेशर की तरह समझे जो होता है गैसों का प्रेशर। जो गैस जो है प्रेशर भी करती हैं, गैसों के पास प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, मोल्स होता है। तो गैसों के प्रेशर की तरह ही इसको भी ट्रीट किए कौन, भान हॉफ। और भान हॉफ ने जो है ये पाया कि जैसे गैसें बॉयल्स लॉ को फॉलो करती हैं, चार्ल्स लॉ को फॉलो करती हैं, एवोगाड्रोज लॉ को फॉलो करती हैं, गै-लुसाक्स लॉ को फॉलो करती हैं, कॉम्स लॉ को फॉलो करती हैं, उसी तरह से जो है भान हॉफ ने हमें बताया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन भी, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसी कदर जो है कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, और ये लॉ जो हैं बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो, गै-लुसाक्स, ये सब लॉ को फॉलो करती हैं। और इसलिए इनको कंबाइंड करके लॉ दे दिया। जैसे जो लॉ दिया भान हॉफ ने डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में, जो बॉयल्स लॉ की तरह है, तो उसे नाम दिया गया बॉयल्स भान हॉफ लॉ। जो भान हॉफ ने गै-लुसाक्स टाइप का लॉ दिया उसे नाम दिया गया गै-लुसाक्स भान हॉफ लॉ। जो एवोगाड्रो लॉ की तरह है तो भान हॉफ एवोगाड्रोज लॉ। ठीक है, इस तरह ये डिफरेंट लॉज से सेट करके गैस की तरह ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लॉ दिया गया। इसलिए ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भान हॉफ के दिए गए लॉ कहे जाते हैं। अब पहला है कि जैसे बॉयल ने कहा था कि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, वैसे ही भान हॉफ ने भी जो है आपको बताया कि किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर के जगह क्या कर दिया भान हॉफ, ऑस्मोटिक प्रेशर कर दिया। भान हॉफ प्रेशर के जगह ऑस्मोटिक प्रेशर कर दिया। भान हॉफ कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लीजिए, भान हॉफ ने क्या कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इस तरह लॉ दे दिया। वही बॉयल्स लॉ है। तो लोगों ने कहा कि ये तो जस्ट लाइक बॉयल्स लॉ है भैया। तो कहा कि हम कहाँ कहते हैं कि बॉयल्स लॉ नहीं है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे जो सॉल्यूशन हैं, हमारे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हैं, ये गैस के ही लॉ को फॉलो करते हैं इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए ये समझ लो। तो यही कहा इसने। अब इसने ये बात भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये वॉल्यूम जो है उस कंडीशन का वॉल्यूम है, यहाँ हमने लिख दिया कि V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। V is the volume of solution containing 1 mole of solute। तो ये 1 अपना ऊपर 1 मोल है जो कांस्टेंट लेना है। इसमें मोल को क्या रखना है, कांस्टेंट, और टेम्परेचर को कांस्टेंट। आप जानते हैं बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तब होते हैं जब मोल कांस्टेंट रहता है। और क्या कांस्टेंट रहता है, मोल कांस्टेंट रहता है, और उसके साथ और क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये दोनों चीज़ें जब कांस्टेंट रहती हैं तब जो है ये केस होता है। ठीक है,
तो इस तरह से भान हॉफ ने ये लॉ दिया। यहाँ मोल 1 है, फिक्स है, N and T आर दी कांस्टेंट, ठीक है। अब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप ख़त्म करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू K बाई V, जहाँ K क्या है, K आपका एक कांस्टेंट है। K क्या है, K एक कांस्टेंट है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो ये K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। तो पाई इज इक्वल टू K बाई V, और पाई भी इज इक्वल टू V इधर चला गया, तो पाई भी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। पाई भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये हम लोगों को क्लियर हो गया, ये हम लोग समझ गए। तो ये केस है। हाँ, तो आप लोग लिख लिए हैं इन टॉपिक को, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। इसी को हम लोग गेलुसक्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गेलुसक्स लॉ। और इसी को भान हॉफ ने कहा कि नहीं, ये तो सॉल्यूशन पर भी लागू होगा, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी लागू होगा। और आपको हमने बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशनों पर ही लागू होती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशनों पर बहुत अच्छे से लागू होती हैं। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही लागू होगा। तो जो है भान हॉफ थ्योरी भी लागू हो जाएगी। यानी जो गेलुसक्स ने कहा कि किसी गैस का प्रेशर उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये कहा था। तब जबकि मोल्स और वॉल्यूम क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये गेलुसक्स ने कहा था कि किसी भी गैस का प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, बशर्ते शर्त है, और शर्त ये है कि न मोल बढ़ना चाहिए न मोल घटना चाहिए, न वॉल्यूम बढ़ना चाहिए न वॉल्यूम घटना चाहिए। अगर ये शर्त को फॉलो करते हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी गैस के लिए ये केस होगा, किसी भी गैस के लिए ये केस होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये गैस के लिए। और साहब भान हॉफ ने कुछ नहीं किया। क्या किया, भान हॉफ ने सिंपल कहा कि भैया प्रेशर के जगह ऑस्मोटिक प्रेशर ले लो। तो बस इतना ही इनका जो है देन है, यही दिए कि कहे कि टेम्परेचर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या यूँ कहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यही बताए थे कौन, भान हॉफ। अब इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट अप्लाई कर दिया K, तो पाई इज इक्वल टू KT हो गया, और T को इधर भेज दिए तो पाई बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी को अगर मान लीजिए किसी चीज़ का रेशियो कांस्टेंट है तो कितना भी केस ले सकते हैं, 2 केस लीजिएगा तो पाई 1 बाई T1 इज इक्वल टू पाई 2 बाई T2 इज इक्वल टू वही कांस्टेंट K के बराबर हो जाएगा। 3 केस भी ले सकते हैं, पाई 1 बाई T1 इज इक्वल टू पाई 2 बाई T2 इज इक्वल टू पाई 3 बाई T3 इज इक्वल टू पाई 4 बाई T4। कितना भी केस ले सकते हो, ये तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है कि इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। ये भान हॉफ बताए कि ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट होगा। दिस इज गेलुसक्स लॉ। अब जो है भान हॉफ कहे कि अब तब हम जो है ना एक जनरल इक्वेशन दे देते हैं, एक जनरल इक्वेशन बता देते हैं इन सॉल्यूशनों के लिए,
जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे सारे लॉ को कंबाइन करके, सारे लॉ को क्या करके कंबाइन करके, अगर इन दोनों लॉ को कंबाइन कर दीजिए, एक बॉयल्स लॉ पढ़े और एक ये गैलुसैक्स लॉ पढ़े, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन ये है आपका बॉयल्स लॉ और बॉयल्स भान हॉफ लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन नंबर ऑफ मोल इज कांस्टेंट दैट विल बी कितना 1। और ये है आपका वही गैलुसैक्स लॉ, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को, तो लेफ़्ट साइड ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, लेफ़्ट साइड क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो लेफ़्ट साइड पाई हो गया और राइट साइड है टी और नीचे है वी, तो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाई वॉल्यूम। लेकिन यहाँ जो है एक चीज़ कांस्टेंट रह जाएगा, क्या, नंबर ऑफ मोल, n इज इक्वल टू 1 मोल है। तब ये केस तब लागू होगी जब मोल कितने हैं, सॉल्यूट के मोल कितने हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने हैं 1 मोल हैं, तब ये केस लागू होगा। अब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे, इक्वल में कन्वर्ट करोगे, तो इक्वल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा s, तो कांस्टेंट आ गया s, तो पाई इज इक्वल टू एस टी बाई भी, तो पाई इज इक्वल टू एस टी बाई भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, भी को इधर भेज देंगे, तो पाई भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस टी, पाई भी इज इक्वल टू एस टी हो जाएगा। और यही हम लोगों का फाइनल इक्वेशन हो गया। लेकिन शर्त क्या है, 1 मोल के लिए। तो ये आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वेशन फॉर 1 मोल, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इजकल टू आर टी होता था, आपको याद होगा, आपको पता होगा, पी वी इजकल टू आर टी एक आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कितना मोल, 1 मोल। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल होता है, आइडियल गैस का 1 मोल के लिए इक्वेशन होता है। यही पी वी इजकल टू एन आर टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कितना मोल, n मोल, कोई भी मोल ले लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल गैस ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन का इक्वेशन होता है। आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन को इसी पे लगा दिया गया, उस चीज़ को किस पे लगा दिया गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। तो ये पाई भी इज इक्वल टू, पी के जगह क्या दे दिया गया है, पाई, पाई भी इज इक्वल टू एस टी, तो आर के जगह यहाँ क्या दे दिया गया है एस, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिनोट किया जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में किस चीज़ से, एस से। चूँकि आप यहाँ पढ़ रहे हो डाइल्यूट सॉल्यूशन और वहाँ पढ़ रहे थे गैस, तो गैस और डाइल्यूट सॉल्यूशन में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तो इसीलिए इसको सिंबल खाली चेंज कर दिया गया है, वैल्यू चेंज नहीं होगा, एस टी। अगर लेकिन इसको जो है मोल के लिए लोग कहे कि अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट का मोल n1 होता है, तब क्या कीजिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या लिखिएगा, तो कहा गया कि मोल होगा तो n1 लिख देंगे उसी तरह से। जैसे यहाँ पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो यहाँ s के आगे क्या लगा देंगे, n1 लगा देंगे, s के आगे n1 लगा देंगे और लिख देंगे, तो पाई वी इक्वल टू n1 एस टी। इस तरह से आपका इक्वेशन हो गया, बन गया। ये आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वेशन फॉर कितना मोल, n1 मोल है। ये आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वेशन फॉर n1 मोल। ठीक है, तो ये हो गया। जहाँ s क्या है, s r के ही बराबर है। सिर्फ एक बार ध्यान दीजिएगा, किसी किसी बुक में तो इसके जगह r ही लिख देता है और पाई के जगह p ही लिख देता है और इसको पी वी इक्वल टू एन आर टी लिख देता है। लेकिन फिर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया तब तो ये तो गैस का इक्वेशन है, वो ही नहीं समझ पाते कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का इक्वेशन है, ये तो गैस का आइडियल गैस इक्वेशन समझ बैठेंगे। इसलिए वो आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वेशन समझें, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं समझें, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं समझें, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वेशन समझें। इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, प्रेशर के जगह पी न लिख के क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं।
और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के जगह आर न लिख के एस लिखते हैं, इसीलिए पाई भी इजकल टू N1ST, जहाँ एस का वैल्यू आर के ही बराबर होगा। जो आर का वैल्यू हमने पढ़ाए हैं वो सारे आर के वैल्यू जो हैं वही यहाँ भी यूज किए जाएंगे। जो हमने आर के वैल्यू बताए हैं सब एक वैल्यू हमने लिख दिया है। एस इज इक्वल टू आर, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट विल बी 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। इस तरह आपका जो है हमने बता दिया है। यही हुआ आपका आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वेशन। देखिए 12 अप्रैल 2019 को जो जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सॉल्यूशन से पूछा गया था। और सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ख़ास करके जेई मेन और नीट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से हर साल 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन फिक्स है, रहता ही है, इसलिए इस चैप्टर को ठीक से करना चाहिए। और ख़ास करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो ज़रूर क्वेश्चन रहता है। तो देख लीजिए जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन था 2019 में। ये क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन वही है कि दी सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इतना ग्राम यूरिया और इतना ग्राम ग्लूकोज, दोनों का मोलेकुलर वेट दिया हुआ है। मोलेकुलर वेट यूरिया का 60 होता है और ग्लूकोज का 180 होता है, आप तो जानते ही हो। और दोनों का मोलेकुलर वेट दिया है। मोलेकुलर वेट मोल निकालने के लिए दिया है, वेट दे ही दिया, इसका वेट दे दिया मोलेकुलर वेट। वेट बाई मोलेकुलर वेट इजकल टू मोल, मोल में देख लीजिएगा, मोल पढ़ा चुके हैं। तो वेट बाई मोलेकुलर वेट मोल हो गया, इसका भी वेट बाई मोलेकुलर वेट मोल हो गया, ठीक है। तो मोल जो है निकल गया दोनों का। अब क्या पूछ रहा है? इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट कितना? 27 डिग्री सी। कितने डिग्री सी? 27 डिग्री सी। दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है, यही है ना। तो आप जो है अभी अभी फार्मूला पढ़े हो, आप अभी अभी क्या फार्मूला पढ़े हो? अभी फार्मूला पढ़े हो कि पाई इज इक्वल टू पाई भी इज इक्वल टू N1ST। ठीक, तो N1 जो है सॉल्यूशन ये जो बनाया इसमें 2 सामान डाल दिया, एक सामान नहीं है। यही थोड़ा सा देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा जनरली एक सॉल्यूट हम लोग लेते हैं, डालते हैं, लेकिन यहाँ सॉल्यूट इसने कितने डाल दिए? 2, एक यूरिया और एक ग्लूकोज, 2 सॉल्यूट डाल दिए। तो दोनों के मोल को जोड़ दीजिए, N1 + N2, दोनों का मोल ऐड कर दीजिए, बस दोनों का मोल यहाँ ऐड कर दीजिएगा। तो पाई भी इजकल टू N यूरिया प्लस N ग्लूकोज ST हो गया, निकल गया। मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज ST, तो निकल गया आपका क्या चीज़? पाई भी। आप भी को ले जाके उधर डिवाइड कर दीजिए। एस का वैल्यू आपको अभी अभी बताए हैं, एस का वैल्यू पुट कीजिए। टेम्परेचर देखिए 27 डिग्री सी मतलब 300 केल्विन। टेम्परेचर सदा केल्विन में ही रखिएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को पुट करने के लिए आप टेम्परेचर इजकल टू 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, ये हो गया टेम्परेचर। अब अपना मोल यूज कर लीजिए। तो पाई भी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया का मास 0.6 बाई यूरिया का मोलेकुलर वेट 60, ग्लूकोज का मास 1.8 बाई ग्लूकोज का मोलेकुलर वेट 180 और इनटू ST, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.6 बाई 60 कितना हो जाएगा? 0.01 आ जाएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 100 से 60 कट जाएगा, नीचे का 100 इसको लेकर आ जाएगा 0.01। इसमें भी 100 कीजिए, कट गया 0.01 और ST और यहाँ पाई भी।
अब जो है पाई निकालना है। क्या निकालना था भाई, क्या निकालना था? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इजकल टू 0.01 0.01 0.02। एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.0820 और दिया हुआ है, और यहाँ टेम्परेचर 300, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम भी दिया हुआ है इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो 100 मिलीलीटर वाटर, तो 100 यहाँ पुट कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है? इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। लेकिन R का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ किस चीज़ में पुट करते हैं? लीटर ATM पर मोल। ये R का वैल्यू हम लोग किस चीज़ में पुट करते हैं? लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। इस बात में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और यही मिस्टेक होता है, और इसलिए ये ध्यान रखिएगा। यहाँ मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ जो वॉल्यूम दिया हुआ है किस चीज़ में दिया हुआ है? मिलीलीटर में, देख रहे हो ना। और यहाँ R का वैल्यू ये जो होता है किस चीज़ में? लीटर में। तो ये मिलीलीटर में अगर पुट कर दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मिलीलीटर को लीटर में या तो चेंज कर लो, नहीं तो R का मिलीलीटर वाला वैल्यू पुट कर लो। दोनों को सेम यूनिट में रखना होगा। या तो R का वो वैल्यू पुट करो जो मिलीलीटर में हो। अगर R का ये वैल्यू लगाना है तो इस मिलीलीटर को क्या बनाना पड़ेगा? लीटर बनाना पड़ेगा। तो ये 100 मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए कितना से डिवाइड करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1000 उलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आ जाएगा 0.02 इंटू 0.0820 मान लीजिए 06 इंटू 3 इंटू 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये देखिए, कैलकुलेशन का ट्रिक बताते हैं आपको, एग्ज़ाम देना है। 3 जीरो है तो 3 जीरो के लिए यहाँ डेसिमल को कहाँ लेके चले आइएगा? 3 डिजिट इसमें से 2 जीरो इसको दे दीजिए, 2 जीरो इसको दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2000 में का 2 जीरो इसको दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, और 1 जीरो इसको दीजिए तो 0.1 डेसिमल आगे भागेगा तो 0.8 इंटू ये 3। और एक चीज़ और, इसमें ऑब्जेक्टिव में चॉइस भी होगा, ऑब्जेक्टिव में चॉइस भी होगा। तो चॉइस हम नहीं दिए हैं, चॉइस आपको रहेगा। इसमें अब मल्टीप्लाई कीजिए तो अब आप अप्रॉक्सीमेट आंसर के नज़दीक पहुंच जाइएगा। देखिए 2 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 और इंटू 0.82, ठीक है। तो 8 6 जा क्या होता है? 8 6 जा क्या होता है? 48 होता है ना। 8 6 जा तो लगभग 4.8 के नियर अबाउट जो आंसर होगा वही चॉइस आपका सही होगा। अब हम यहाँ चॉइस भी आपको डाल के बता देते हैं। चॉइस आपका है 8.2 2.46, ए चॉइस 8.2, बी चॉइस 2.46 4.92, 2.46 4.92 एंड डी चॉइस। और सभी एटीएम में हैं। अब देखिए चॉइस के हिसाब से कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है। कैसे? तो यहाँ जो है आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक।
तो ये ट्रिक में आप जो है सारा कैलकुलेशन नहीं करो, ये देखो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करोगे। एक्यूरेट कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। एक्यूरेट कैलकुलेशन करोगे क्योंकि आंसर बहुत करीब करीब का नहीं है। ये एक ट्रिक है कि जब आंसर बहुत करीब करीब नहीं है तो आप अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालो। देखो ये 1.64, इससे बहुत दूर है 2.46, इससे भी दूर है ये, इससे भी दूर है ये। तो सारे चॉइस तो आपके दूर दूर हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक नहीं है। जब बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसमें टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर आपका नज़दीक नज़दीक आंसर के बजाय आंसर दूर दूर हों, चॉइस दूर दूर हों, तो आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करोगे, एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं करोगे। और जो नियरेस्ट आंसर होगा उसे मार के पतली गली ले लोगे। हाँ, पतली गली। जैसे देखो ये जो है आप अप्रॉक्सीमेट हमने काम किया, ये 1000 में 3 जीरो है, 2 जीरो दिया तो इसका डेसिमल इधर आ गया, यहाँ आ गया तो ये 2 हो गया। इसमें जो है 1 जीरो दिया तो डेसिमल यहाँ आ गया, 0.8 हो गया। ये 3 का 3 रह गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 6 8 जा क्या हो जाएगा 48। 48 में 4.8 आया इसमें डेसिमल। अब 4.8 के नज़दीक जो आंसर है उसे टिक मार दीजिए, नियरेस्ट। तो 4.8 के नियरेस्ट यही आंसर है, चले जाइए। अब ऐसे एक्यूरेट कैलकुलेशन करने का आपका दिल करे, आपका मन है, आपके पास समय घर है और घर में आपके पास समय सफिशिएंट है, तो आप जो है आराम से इसको कैलकुलेट कीजिए एक्यूरेट, और एक्यूरेट कैलकुलेट कीजिएगा तो 4.92 आएगा। तो इससे आपका टाइम बचेगा। मैं ये ट्रिक आपको टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड आपका टाइम सेव हो जाता है। और इस तरह इतना टाइम सभी क्वेश्चनों में सेव हो जाए तो आपको 10 से 15 से 20 मिनट टाइम सेव हो जाएगा टोटल क्वेश्चन पेपर में। और 20 मिनट अगर आपका टाइम सेव हो गया तो आप समझ लो और एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, या ऐसे क्वेश्चन पर तुम अटैम्प्ट कर सकते हो जो क्वेश्चन हार्ड हों। जो क्वेश्चन क्या हैं, हार्ड हैं। हार्डर क्वेश्चन को न शुरू में टच नहीं किया जाता है, लास्ट में टच किया जाता है। तो हार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसे तुम टच कर पाओगे। तो ये काम तुम करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। हार्डर क्वेश्चन अगर तुम 3 बना लेते हो, पूरे क्वेश्चन पेपर में 4 बना लेते हो, तो समझो कि तुम्हारा रैंक बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये हार्ड क्वेश्चन की विशेषता। 20 मिनट अगर टाइम सेव कर लिए तो तुम मान लीजिए 5 हार्ड क्वेश्चन पर अटैम्प्ट किए, उसमें से 4 बन गया तो तुम बहुत आगे निकल गए। अब तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता, बहुत आगे निकल चुके हो, पकड़ना मुश्किल है। इसलिए ये काम करो। चलिए, तो ये हम लोग काम कर लिए, ठीक है।